नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी एक देश, किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुद्दा मानवाधिकार, सुरक्षा और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है, खोकन दास और दीपू चंद दास के नाम चर्चा में क्यों आए और भारत इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख अपना सकता है। इस वीडियो का मकसद किसी के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को शांति और समझदारी से सामने रखना है। बांग्लादेश को दुनिया एक सेक्युलर देश के रूप में जानती है। यहाँ लंबे समय से हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी समुदाय के लोग साथ साथ रहते आए हैं। संस्कृति, भाषा और इतिहास ने इस देश को एक अलग पहचान दी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसी खबरें और रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिन्होंने अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाल के वर्षों में सामने आई चिंताएं, कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के अनुसार कुछ इलाकों में स्थानीय तनाव, संपत्ति विवाद, राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की कमजोरी, इन सब का असर सीधे आम नागरिकों पर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्याएं धार्मिक नफरत से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था से जुड़ी है। यानी अधिकांश बांग्लादेशी नागरिक आज भी शांति और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। अल्पसंख्यकों की मानसिक स्थिति, जब किसी समुदाय को असुरक्षा का एहसास हो तो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन और भविष्य की सोच पर भी पड़ता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ हिंदू परिवार अपनी पहचान छुपाकर जीने को मजबूर हैं। कुछ लोग त्योहार या धार्मिक कार्यक्रम खुले तौर पर मनाने से डरते हैं और कुछ परिवार पलायन करने तक पर विचार कर रहे हैं। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंताजनक मानी जाती है। खोकन दास का मामला अब बात करते हैं। खोकन दास के नाम की जो हाल के समय में कई खबरों और सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार खोकन दास एक सामान्य नागरिक थे, कोई बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। उनका नाम तब सामने आया जब उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना के बाद न्याय और सुरक्षा की मांग की। इस मामले में अलग अलग स्रोत अलग अलग जानकारी देते हैं और हर रिपोर्ट का आधिकारिक सत्यापन अलग हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, इस केस ने अल्पसंख्यक सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस को जन्म दिया। ये मामला क्या दर्शाता है? खोकन दास का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उस डर को दर्शाता है जो धीरे धीरे कई परिवारों के दिल में घर कर रहा है। जब कोई नागरिक न्याय मांगने से डरने लगे तो यह सिस्टम पर भरोसे की कमी को दर्शाता है। दीपू चंद दास का मामला इसी तरह दीपू चंद दास का नाम भी चर्चा में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मामला अधिकारियों तक पहुंचा, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें पूरी तरह संतोष नहीं मिला। यह मामला भी एक बार फिर इसी बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं कुछ लोगों का सिस्टम पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। भरोसे की कमी के परिणाम, जब भरोसा टूटता है, डर पैदा होता है, समाज बंटने लगता है, अफवाहें फैलती हैं और नफरत को जगह मिलती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई मुस्लिम परिवार हिंदू पड़ोसियों के साथ खड़े हैं। स्थानीय स्तर पर मदद और सहयोग भी देखने को मिलता है। कई सामाजिक संगठन शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस पूरे मुद्दे को धर्म की लड़ाई बनाना न तो सही है और न ही समाधान। असली मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है सुरक्षा का, न्याय का और समान अधिकारों का। धर्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, अगर कोई नागरिक डर में जी रहा है तो यह पूरे समाज की असफलता मानी जाती है। अब सवाल उठता है, भारत क्या करेगा? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत का रुख आमतौर पर शांत, संतुलित और कूटनीतिक रहता है। भारत बांग्लादेश सरकार से डिप्लोमेटिक बातचीत करता है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करता है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार का मुद्दा उठाता है और जरूरत पड़ने पर मानवीय सहायता भी देता है। भारत की नीति साफ रही है, पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं, लेकिन मानवाधिकारों पर चुप्पी भी नहीं। कूटनीति क्यों जरूरी है? क्योंकि आक्रामक बयान हालात बिगाड़ सकते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया समाधान नहीं देती और शांति संवाद से ही आती है। इसीलिए भारत का दृष्टिकोण संवेदनशील और व्यावहारिक रहता है। उम्मीद की किरण, आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। किसी भी देश में होने वाली गलत बात अब छुपी नहीं रहती। उम्मीद यही है कि बांग्लादेश सरकार स्थिति को गंभीरता से ले, कानून व्यवस्था मजबूत हो, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भरोसा मिले और समाज में शांति बनी रहे। अंतिम संदेश, क्योंकि सुरक्षा किसी एक धर्म का अधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान का मूल अधिकार है। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को बिना डर के जीने का हक मिलना चाहिए, समाज में नफरत नहीं समझदारी होनी चाहिए, तो कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों।
अब सवाल ये नहीं रह जाता कि समस्या है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। जब किसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो इसका असर सिर्फ उसी समुदाय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। बांग्लादेश में रहने वाले कई हिंदू परिवारों का कहना है कि वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कुछ माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें, लेकिन डर के माहौल में यह सपना अधूरा लगने लगता है। डर सिर्फ किसी घटना का नहीं होता, डर होता है अनिश्चित भविष्य का। आम लोगों की आवाज ग्राउंड लेवल पर जब आम लोगों से बात की जाती है तो एक बात साफ नजर आती है, अधिकांश लोग शांति चाहते हैं। कई मुस्लिम नागरिकों का कहना है कि वे नहीं चाहते कि किसी भी समुदाय के साथ अन्याय हो। उनका मानना है कि अगर किसी एक समुदाय के साथ गलत होता है तो कल वही गलत किसी और के साथ भी हो सकती है। यही सोच एक मजबूत समाज की नींव होती है। प्रशासन की भूमिका किसी भी देश में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नागरिकों की सुरक्षा। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मामलों में स्थानीय प्रशासन ने स्थिति संभालने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सच है कि कुछ जगहों पर कार्रवाई में देरी या लापरवाही की शिकायतें सामने आई हैं। जब न्याय देर से मिलता है तो लोगों का भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, और जब भरोसा कमजोर होता है तो डर मजबूत हो जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया का असर। आज के समय में मीडिया और सोशल मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ खबरें सच को सामने लाती हैं तो कुछ खबरें हालात को और बिगाड़ देती हैं। अधूरी जानकारी, भड़काऊ भाषा और अफवाहें डर को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर खबर को समझदारी से देखा जाए और बिना पुष्टि किसी नतीजे पर न पहुंचा जाए। पलायन की सोच। कुछ परिवारों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है, क्या उन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपनी जड़ों को छोड़ देना चाहिए? पलायन कोई आसान फैसला नहीं होता। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी को फिर से शुरू करना होता है। कई बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने इसी मिट्टी में पूरी उम्र गुजारी है और वे यहीं मरना चाहते हैं। यह भावनात्मक संघर्ष किसी भी इंसान के लिए बहुत भारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय नजर। आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानवाधिकार समूह और वैश्विक मीडिया भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जब किसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह समय रहते सही कदम उठाए। भारत की संभावित भूमिका। आगे आने वाले समय में भारत का रुख और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत संवाद के जरिए बांग्लादेश सरकार को लगातार यह याद दिला सकता है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी दबाव का नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी का विषय है। साथ ही भारत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए संतुलित भूमिका निभा सकता है। समाधान की दिशा। समस्या का समाधान नफरत में नहीं, संवाद में छिपा होता है। जरूरी है कि स्थानीय प्रशासन मजबूत हो, कानून सभी के लिए समान हो, पीड़ितों को समय पर न्याय मिले और समाज में आपसी विश्वास बढ़े। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं तो गलत फहमियां कम होती हैं। उम्मीद अभी बाकी है। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश ने कई मुश्किल दौर देखे हैं और हर बार वह मजबूती से उभरा है। आज भी उम्मीद की किरण बाकी है। अगर सरकार, प्रशासन और आम जनता मिलकर काम करें तो हालात जरूर बेहतर हो सकते हैं। अंतिम सोच। ये कहानी किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक देश की नहीं। ये कहानी है हर उस इंसान की जो शांति से जीना चाहता है। जब तक हर नागरिक सुरक्षित नहीं, तब तक कोई भी समाज पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहलाता। इंसानियत, न्याय और समानता, यही किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से सबसे जरूरी सवाल शुरू होता है। जब किसी समाज में डर लंबे समय तक बना रहता है तो वह सिर्फ लोगों के मन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच को भी प्रभावित करता है। बांग्लादेश में कई युवा हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वे अपने ही देश में पूरी आजादी और सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे या नहीं। कुछ युवाओं का कहना है कि वे देश छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें बराबरी का अधिकार मिले, बिना किसी डर के। यही वह मोड़ है जहां सरकार की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो असंतोष धीरे धीरे गहरी खाई में बदल सकता है। हालांकि कई जगहों से सकारात्मक पहल की खबरें भी आई हैं। कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर शांति बैठकें की हैं। इन बैठकों में सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। ये दिखाता है कि समाधान अभी भी संभव है। शिक्षा भी इस पूरे मामले में एक अहम भूमिका निभा सकती है। जब बच्चों को छोटी उम्र से समानता, सहिष्णुता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है तो नफरत की जगह समझदारी जन्म लेती है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर स्कूल, समाज और प्रशासन एक साथ मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं। यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि डर के खिलाफ है, और डर को सिर्फ भरोसे से हराया जा सकता है। भरोसा कानून पर, भरोसा सिस्टम पर और भरोसा एक दूसरे पर। आज जरूरत है आवाज को ऊंचा करने की नहीं बल्कि आवाज को सही दिशा देने की, क्योंकि शांति कमजोर लोगों की नहीं, समझदार लोगों की पसंद होती है, और जब समझदारी जीतती है तो इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। आगे की तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अब हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब किसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय खुद को सुरक्षित महसूस करता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, वरना डर धीरे धीरे विश्वास को खत्म कर देता है। बांग्लादेश में आज जरूरत है ऐसे माहौल की जहां हर नागरिक बिना किसी पहचान को छुपाए खुले मन से जी सके। सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह अफवाहों से दूर रहे और सच्चाई के साथ खड़ा हो। अगर सब